चलिए अगला प्रश्न है 161 नंबर के क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करें। 300 प्लस प्रश्नों की यहाँ पर सीरीज चला जा रही है और फ्री पीडीएफ और नोट्स आप चाहें तो पढ़ सकते हैं यहाँ पर जाकर के। इच्छा आपकी है दोस्त, अगर पढ़ना चाहते हैं, कामयाब होना चाहते हैं तो पढ़ना तो पड़ेगा ही। अगर आप सोच रहे हैं कि 10 20 50 100 क्वेश्चन देख करके आप सिलेक्शन ले जाएंगे तो ये पॉसिबल नहीं है। आपको समझना पड़ेगा डिटेल में चीजों को, जो कि यहाँ पर मैं अपडेट करता रहता हूँ, जाकर के वहां पर आप देख सकते हैं। ठीक है, सेल्फ स्टडी इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो गार्डनर की बुद्धि के बारे में विचारों का कुछ बताएंगे कि बुद्धि के बारे में विचारों के अनुसार, ठीक है, किस तरीके के विचार थे बुद्धि के बारे में गार्डनर के। इस चीज के बारे में बात करें, गार्डनर बुद्धि के बारे में क्या सोचते थे। तो गार्डनर ये सोचते थे कि तार्किक बुद्धि जो है, तार्किक गणितीय बुद्धि सभी बुद्धि का सर्वोत्तम प्रकार है, ऐसा नहीं है। गार्डनर ने 8 तरीके की बुद्धि बताई है और मैंने आपको कई बार बताया है इस चीज के बारे में। 8 तरीके की बुद्धि कौन कौन सी है? संगीतमय, गतिज, अंतर, अंतः, फिर साथ ही साथ प्राकृतिक, स्थानिक, उसके बाद होता है शाब्दिक और गणितीय। 8 तरीके की बुद्धि है। दूसरों की भावनाओं को समझने के लिए, जब दूसरों की भावनाओं को समझते हैं तो वो होता है अंतर व्यक्तिक। ठीक है, तो दूसरों की भावनाओं को समझने की क्षमता संगीत में बुद्धि कहलाती है, ऐसा नहीं है, वो अंतर व्यक्ति कहलाता है। ठीक है, अंतर, अंतर मतलब कि दूसरों के अंतर, खुद को समझना अंतः, ठीक है, दूसरों को समझना अंतर। ठीक है, बुद्धि के 3 प्रकार हैं। नहीं, इन्होंने 8 प्रकार की बुद्धि के बारे में बात करी है। इन्होंने हर व्यक्ति अपने आप में, इन्होंने 1983 में 7 बुद्धि बताई थी, 1998 में 8 बुद्धि बताई इन्होंने। हर व्यक्ति अपने आप में विभिन्न प्रकार के बुद्धियों के विविध स्तर में निहित है। बिल्कुल सही बात है, हर व्यक्ति के अंदर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बुद्धि होती है। किसी के अंदर संगीत में बुद्धि है, किसी के अंदर गतिज बुद्धि है, किसी के अंदर प्राकृतिक है, स्थानिक है, गणितीय है, शाब्दिक है, किसी के अंदर शब्दों से अच्छा बोलने की कला है, तो वो अंतर व्यक्तिक भी होता है, दूसरों को जानता भी है। जैसे नेता लोग हैं वो अंतर व्यक्तिक भी होते हैं, दूसरों को समझते भी हैं और बोलते भी अच्छा है। ठीक है, तो आंसर नंबर जो 4 होगा वो राइट आंसर होगा हार्वर्ड गार्डनर के हिसाब से। ठीक है, चलिए, यहाँ पर एक अध्यापिका को विद्यार्थियों को किसी प्रकार किसी समस्या पर कार्य करते समय अपने विचारों के मौखिकरण के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ठीक है, निजी वाक्य बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सुसाधित करता है, राइट आंसर है। तो दोनों सही है। अब क्वेश्चन के आंसर को आप पढ़ेंगे तो यहाँ पे देखोगे कि एक अध्यापिका है और अध्यापिका विद्यार्थियों को किसी समस्या पर कार्य करते समय, जैसे कि आप एक विद्यार्थी हो और आप किसी समस्या पर काम कर रहे हो और अपने विचारों के मौखिकीकरण के लिए प्रोत्साहित करना। ठीक है, और आप अपने कुछ विचार हैं आपके और उन विचारों को आप बोल रहे हो। ठीक है, तो आप किसी समस्या का समाधान कर रहे हो और कोई भी समस्या के समाधान में कोई विचार आपके दिमाग में आ रहा है तो उस समस्या के समाधान में उस विचार को आप बोल रहे हो और उस विचार को बोल करके आप अपने बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, जैसे बोलते हैं ना, क्या हुआ, इसका क्या होगा, अच्छा ऐसे करेंगे तो ऐसे, ये सारी चीजें क्या है? निजी वाक्य है, प्राइवेट स्पीच। और ये क्या करता है? संज्ञानात्मक विकास को सुसाधित करता है। ठीक है, बिल्कुल फैक्ट है, राइट आंसर होगा आंसर नंबर फर्स्ट। ठीक है, आंसर नंबर सेकंड यहां पर ले लो। ठीक है, 1 सेकंड आप रुकिए, तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर फर्स्ट। दोनों जो होगा यहाँ पर सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पर, इसको देख लेते हैं। एक अध्यापिका जो है प्रचलित सामाजिक जेंडर संबंधित रूढ़िवादियों को कैसे प्रभावहीन बना सकती है। एक अध्यापिका है, शिक्षिका है, आप जैसी होंगी शिक्षिका कोई, उन्होंने क्या कहा कि समाज में कुछ ना जेंडर को लेकर के बहुत तरीके की चल रही है कि लड़कियां गुड़ियों से खेलती हैं, लड़कियां रंगोली बनाती हैं, लड़कियों को मैथ नहीं आता, लड़कियां कमजोर दिल की होती हैं। बड़ा बुरा लगा इस अध्यापिका को और उसने कहा इसको खत्म करके मानेंगे। तो उसने क्या किया इस चीज के लिए? तो उसने क्या किया कि केवल बैडमिंटन खेले, लड़कियां सिर्फ बैडमिंटन खेलें, तो लड़कियां सिर्फ बैडमिंटन खेलेंगी तो इससे प्रभाव कैसे पड़ेगा। इसने तो ये वाला चीज तो बिल्कुल नहीं किया। यह सुनिश्चित करके कि लड़कियों को अध्यापक के रजिस्टर पर काम करने और उनकी मदद करने के अवसर मिले। अध्यापक के रजिस्टर पर ये काम करके क्या करेंगे भाई बताओ? इससे क्या समाज में जेंडर के लेकर के जो समझ है वो बदल तो नहीं जाएगी ना। उसको समझाने के लिए क्या करना पड़ेगा? फर्नीचर इधर से उधर रखवाने में केवल लड़कों की सहायता लेना। कहो कि यार फर्नीचर लड़के जो है ना कुर्सी इधर से उधर करेंगे, लड़कियां कुछ नहीं करेंगी, इससे क्या होगा? लड़कियां सुपीरियर हो जाएंगी क्या? ऐसा नहीं है। सुपीरियर बनने के लिए और समाज में सभी लोगों को एक साथ चलने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि जेंडर को संगीत, नृत्य और पाक कला, पाक कला मतलब क्या होता है? पाकिस्तान की कला नहीं, पाक मतलब पकवान वाली कला, पकवान वाली। ठीक है, मतलब कि खाने पीने की प्रतियोगिता में भाग लेना। अब पाक कला में सिर्फ लड़कियां, गृह विज्ञान कौन लेता है? लड़कियां लेती हैं। क्यों? क्योंकि खाना बनाने का काम है। गृह का विज्ञान मतलब कि घर का भी एक विज्ञान होता है ना भाई, घर में किस तरीके से सारी चीजें होती हैं, हर एक चीज का अरेंजमेंट कैसे होता है, घर घर कैसे होता है, ये तो लक्ष्मी ही बताएंगी। तो जब घर के बारे में अगर बात की जाएगी तो गृह विज्ञान सिर्फ लड़कियां क्यों लेती हैं, लड़की क्यों नहीं लेते? मैडम जी की बात बुरी लगी और कहा कि अब सभी जेंडर के लोग यहाँ पर पाक कला पढ़ेंगे, हर कोई नृत्य करेगा। ठीक है,
हर कोई संगीत में भाग लेगा, ऐसा नहीं है कि लड़कियां ही सिर्फ अच्छा गाना गा सकती हैं, ठीक है, आप भी बन सकते हैं अरिजीत सिंह, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, नृत्य भी आप भी कर सकते हैं, हर तरीके की प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए उसने कहा, और ये चीज वाकई में काम कर रही है, और इस अध्यापिका की वजह से मुझे लग रहा है कि ये सारी चीजें हो रही है। आंसर नंबर 4 जो होगा राइट आंसर। चलिए, विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है कि निम्नलिखित हेतु प्रचुर अवसर प्रदान किए जाए। तो देखिए, अगर आपके अंदर मैं क्रिटिकल थिंकिंग को भरना चाहता हूं तो आपके अंदर क्या करूंगा, तो आपके अंदर ये जो है ना कंठस्थीकरण, इसको तो पहले मैं खत्म करूंगा, कहूंगा भाई तुम खोज विधि पर क्रिया आधारित चीजों को करने की कोशिश करो, करके सीखो, याद करके नहीं, करके सीखो, ठीक है। अब कैसे करके सीखने वाली बात है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जैसे कि आप ताजमहल देखने जाते हो, अब ताजमहल के बारे में आपने पढ़ लिया, ताजमहल 7वां अजूबा है, उसका कलर पेंट है, अंदर ये चीजें होती हैं, वो होता है। मैं तो आज तक खैर गया नहीं, मैं आसपास ही रहता हूं, बट मैं आज तक नहीं गया। बट मैं एक बात बता रहा हूं कि आप अगर उसके अंदर नहीं जाओगे तो आप कितना भी, जैसे मेरे को, मैं अंदर नहीं गया इसलिए तो मैं बहुत सारी चीजें नहीं बता पा रहा हूँ कि अंदर क्या है क्या नहीं है, मुझे नहीं पता। लेकिन अगर आप कितना भी पढ़ लोगे भूल जाओगे, याद कर लोगे कि अंदर क्या है, परीक्षा पूछता है कौन सी नदी यमुना नदी के बगल में स्थित है। लेकिन जब आप जाओगे ना, अंदर जब जाओगे तो बिना याद करे सारी चीजें ऑटोमेटिक हो जाएंगी करके सीखने से। इसीलिए क्रिटिकल थिंकिंग बनानी है तो आपको अंदर जाना पड़ेगा और खुद चीजों को करके देखना पड़ेगा। बहुत सारी जानकारियों को कहीं ना कहीं आप देखोगे, पुष्टि करोगे, खुद करोगे, यहाँ ये सत्य है असत्य है। मैंने बोला कि ताजमहल का जो कलर है ना, वो जो है वो व्हाइट है, लेकिन आप जब जाओगे ना खुद तो आप देखोगे यार व्हाइट नहीं है, ये क्या है, ये तो येलोइश हो चुका है सल्फर डाइऑक्साइड की बरसात के कारण। तो सिंपल सी बात है, आप किसी भी जानकारी को पुष्टि करोगे तो आपका क्रिटिकल थिंकिंग और बढ़ेगा। यार दुनिया तो ये बोलती है, हमें तो ये पता चला यार वाकई में बहुत सारी चीजें सीखने को है। अब सारी चिंता मतलब एक समस्या के बहुत सारे समाधान है, ठीक है। अब सारी आपने देखा होगा कि यहाँ पर जब भी ऐसे लाइट मारा जाता है तो ऐसे जाता है, मतलब बहुत सारे तरीके की, ठीक है, इस तरीके से। तो एक समस्या के कई सारे समाधान हो सकते हैं, इसको बोला जाता है अपसारी चिंतन। सभी सही है, आंसर नंबर 4 जो होगा राइट आंसर। चलिए, एक संरचनावादी कक्षा है, संरचनावादी जहां पर बच्चे जो हैं वो संरचना करते हैं, हर एक चीज में कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी ला करके कोशिश करते हैं। तो एक फिर मैडम जी हैं वो किस तरीके से किस चीज पर जोर देती हैं, तो मैडम जो है इन्होंने किस चीज पर जोर दिया होगा, रचनात्मकता मूल्यांकन पर, मानकीकृत स्टैंडर्ड की बात करी जाए, ठीक है, स्टैंडर्ड फिक्सेशन अगर वहां पर हो जाएगा तो बच्चे कहीं ना कहीं सीख नहीं पाएंगे। स्टैंडर्ड होगा कि जो आगे बैठेगा वो क्लास, जो फर्स्ट आता हो, सेकंड आता हो, थर्ड, जो बिल्कुल कहीं ना कहीं जो पढ़ने में कमजोर है वो पीछे बैठेंगे। तो इस तरीके के स्टैंडर्ड फिक्स करने से संरचनावादी कक्षा नहीं हो सकती। मानक संदर्भित एक कहीं ना कहीं स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया जाए मूल्यांकन करने के लिए, वो भी गलत है। युगात्मक मूल्यांकन आपके कहीं ना कहीं आपके सर्टिफिकेट के ऊपर, मार्कशीट के ऊपर सारी चीजें दिखती हैं तो भी गलत बात है। क्रिएटिविटी कहीं ना कहीं आपको संरचनावादी कक्षा में कहीं ना कहीं योगदान देती है। आपने देखा होगा इस स्कूल के लड़के बहुत तेज होते हैं, इस क्लास के लड़के बहुत तेज होते हैं, क्यों? क्योंकि वो क्रिएटिव होते हैं। नंबर से कोई तेज नहीं होता, क्रिएटिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रिएटिविटी क्या कही जाती है कि वो हर एक चीज में अच्छा हो, कहने का मतलब है कि वो खेलता भी अच्छा हो, पढ़ता भी अच्छा हो, कहीं ना कहीं उसके पास तर्क करने की भी क्षमता हो, वो बोलता भी अच्छा हो, ये चीज होनी चाहिए। ऐसा नहीं पढ़ने में सिर्फ अच्छे हो और नौकरी ले लोगे तो क्या, ऐसा नहीं है। जिंदगी आप अच्छे से गुजार सकते हो, जिंदगी में बहुत सारे एस्पेक्ट हैं, उसको जीने के लिए, मजे लेने के लिए जीवन की, आपको हर एक चीज में आगे होना पड़ेगा। आंसर नंबर फर्स्ट राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो समावेशी शिक्षा वो शिक्षा होती है जिसमें बच्चे जो है एक दूसरे के साथ मिल करके रहते हैं और किसी तरीके का भेदभाव नहीं होता है। किसी भी जाति धर्म के विशेष वर्ग से आता हो बच्चा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हर एक बच्चे को वहां पर कहीं ना कहीं आपके सामने रखा जाता है और उनको शिक्षा दी जाती है। अब आप टीचर बनेंगे तो आप क्या करेंगे समावेशी शिक्षा में? मन करे तो कमेंट बॉक्स में बता देना दोस्त, क्योंकि आप लोग तो बताते नहीं, देखते ही 50-60 बच्चे हैं, 50-60 बच्चे देखते हैं, मतलब ये रेगुलर देखने वाले बच्चे, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। चलो 50-60 बच्चे का भी अगर मैं यहाँ पर सीटेट निकलवाता हूँ और वो शिक्षक बनते हैं तो बहुत बड़ा नंबर होता है यार। 2 लाख 4 लाख लोगों को पढ़ाऊं और 40-50 लोगों का सिलेक्शन हो तो उससे अच्छा है कि 40-50 को ही पढ़ाओ। एक चाहिए, बाकी संख्या बढ़ेगी, मुझे पता है। समावेशी शिक्षा जो है डैश 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 के विविध जरियों के निष्कासन पर बार बार बल देता है। ठीक है, कौन से कहीं ना कहीं देखा जाए कि समावेशी शिक्षा किस चीज को लेकर के बार बार बोलता है कि इसको निकाल देना चाहिए, इसको रखना नहीं चाहिए। अगर क्लासरूम के अंदर ये सारी चीजें रही तो ये 4 चीजों में से ऐसी कौन सी चीज है जो क्लास के अंदर नहीं होना चाहिए, नहीं तो समावेशी शिक्षा बेकार हो जाएगी। ठीक है, तो प्रस्तुतिकरण, अगर आप किसी चीज का प्रस्तुतिकरण करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अभिव्यक्ति बिल्कुल, अटैचमेंट ये भी अच्छी बात है, आप कनेक्ट करें बच्चों के साथ। ठीक है, अब पता चले कि आप कहीं ना कहीं बच्चों से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो कि यार वो तो दूसरे कास्ट का है, मैं उससे बात करूंगा मेरा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। तो इस तरीके का अगर आप अटैचमेंट रखते ही नहीं तो बच्चा तो समावेशी में हो ही नहीं सकता ना। तो भेदभाव को क्लास से बाहर कर दीजिए। जब भेदभाव को क्लास से बाहर करेंगे तो ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली आ जाएंगी। अभिव्यक्ति
प्रस्तुतिकरण टीचर तो करता ही, बच्चा यहाँ पर अभिव्यक्ति कर सकता है, मतलब कुछ भी पूछ सकता है टीचर से, और सभी लोग एक दूसरे के साथ जुड़े हुए अटैच हैं, तभी तो जाकर के एक संरचनावादी शिक्षा का विकास होगा। और समावेशी शिक्षा में यही तो हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। विश्वगुरु बनने के लिए यही तो चीज इंपॉर्टेंट है, भेदभाव को निकालो और बाकी सबको अंदर डालो। और सिलेक्शन के लिए आप देखोगे तो यहां पर आप देखोगे कि सिलेक्शन लेना है तो इन सभी चीजों को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि भर भर के यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। आंसर नंबर 4 जो होगा राइट आंसर। 167 क्वेश्चन, दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के सफल समावेशन के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए। कहने का मतलब है कि एक बच्चा ऐसा है जो देख नहीं सकता, उसको क्लास के अंदर बिठाना है, तो वो उसको क्लास के अंदर बिठाओगे तो किस तरीके से, क्योंकि समावेशी शिक्षा है, हर बच्चा एक साथ बैठेगा, ठीक है, चाहे वो देख सकता है, सुन सकता है, नहीं कर सकता, ये सारी चीजें अलग की बात है, बैठेगा क्लास के अंदर ही, उसके अंदर हीन भावना ये नहीं आनी चाहिए कि हम लोगों के लिए अलग व्यवस्था की जा रही है क्लास की, और हम अलग क्लास में बैठ करके चीजों को पढ़ेंगे और बाकी बच्चे अलग क्लास में बच्चों को बैठ करके पढ़ रहे हैं, तो इनके अंदर थोड़ी सी हीन भावना आ जाएगी। इसलिए कहा जाता है कि सभी एक साथ पढ़ेंगे, सबका साथ सबका विकास, एक साथ चलेंगे भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो दृष्टिबाधित बच्चों को अगर हम यहाँ पर क्लास में बिठाते हैं तो अध्यापक को क्या करना चाहिए। तो सबसे बड़ी बात है, बच्चा देख नहीं सकता तो व्याख्या के लिए चित्रों का प्रयोग करना चाहिए, तो ये तो गलत हो गया, बच्चा देख नहीं सकता, चित्र कैसे देख पाएगा। लिखित सामग्रियों का मौखिक रूप से प्रस्तुत करना, ये तो लग रहा है कि हाँ मौखिक रूप से बोलोगे तो बच्चा कान से सुनेगा, देख नहीं सकता लेकिन सुन तो सकता है। विद्यार्थियों से बात करते समय हाथों का खूब इस्तेमाल करना चाहिए, हाथ का इस्तेमाल अगर करोगे तो बच्चा तो देख ही नहीं सकता, जब बच्चा देख ही नहीं सकता तो सिंपल सी बात है, विद्यार्थियों से बात करते समय हाथ का इस्तेमाल करना मतलब समझ रहे हो ना, साई लैंग्वेज, जिसको हम लोग सांकेतिक भाषा बोलते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन को घुमा करके बात कर रहा है कि हाथों का खूब इस्तेमाल किया जाता है, तो हाथों का इस्तेमाल करोगे तो बच्चा देख ही नहीं पाएगा। दिखाया जा रहा है वीडियो के उपशीर्षक देना चाहिए, तो वीडियो दिखाओगे कहां से देखेगा यार, बेवजह की फालतू के 3 ऑप्शन दे दिए, क्यों, क्योंकि एक आंसर को तलाशना था, वो राइट आंसर था, आंसर नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, डिसलेक्सिया सापेक्ष रूप से किस क्षेत्र में चुनौती पैदा करता है। डिसलेक्सिया किस चीज के बारे में बात करता है, आपने देखा होगा, पहला आंसर गलत, दूसरा शारीरिक, दूसरा दूसरों की भावनाओं को समझना, चौथा चित्र। आप कंफ्यूज होगा, अरे ये क्या करना चाहता है, पूछना क्या चाहता है, पूछना क्या चाहता है, फिर आपको समझ में आएगा, चलो ठीक है आंसर मारते हैं कोई भी। कुछ इंटेलिजेंट बच्चे हैं जो बार बार पढ़ रहे हैं चीजों को समझते हैं कि किस तरीके से पढ़ाई को समझा जाता है, तो वो चीजों को समझ जाएंगे कि देखिए यहाँ पर क्या है ना, ऑप्शन में बोध लिखा हुआ है, बोध मतलब कि पता लगाना, ठीक है। तो लिखित सामग्रियों की बोध, तो बोध में जैसे कि मतलब पढ़ने में, ठीक है। तो डिसलेक्सिया होता पठन संबंधी विकार, बोध, ठीक है, मतलब कि पढ़ने लिखने में जो भी लिखी हुई सामग्री है उसको पढ़ने में, उसको जानने में जो भी दिक्कत आती है डिसलेक्सिया के अंतर्गत आता है। शारीरिक गतिविधियों के समझने में ये नहीं होता है, दूसरों की भावनाओं को समझने में ये भी नहीं होता है, चित्र बनाने में ये भी नहीं होता। आंसर नंबर जो हो जाएगा वो फर्स्ट हो जाएगा। इन सभी चीजों के बारे में बाद में बात करेंगे, शारीरिक गतिविधियों के समझ में, ठीक है, दूसरों की भावनाओं को समझने में, ये सभी चीजें उतना पूछा नहीं जाता, बट फिर भी अब क्वेश्चंस आ रहे हैं, उसको हम लोग एक सेपरेट वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। अब प्रभावशाली और अर्थपूर्ण अधिगम के लिए अध्यापक को किस प्रकार का शिक्षण शास्त्रीय प्रविधियों का इस्तेमाल करना चाहिए। सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक, मानकीकृत, परीक्षा केंद्रित, व्यवहारिक। तो प्रभावशाली और अर्थपूर्ण अधिगम के लिए अध्यापक को किस प्रकार का शिक्षण शास्त्रीय प्रविधियों का इस्तेमाल करना चाहिए। अब प्रभावशाली क्लासरूम में मैं प्रभावशाली और अर्थपूर्ण अधिगम देना चाहता हूँ, ऐसा अधिगम देना चाहता हूँ कि आपको याद रहे और चीजें एकदम कहीं ना कहीं सटीक हो, जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक, मानकीकृत, परीक्षा केंद्रित। देखिए, मानकीकृत स्टैंडर्ड चीजों को हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं, लेकिन तरीका स्टैंडर्ड नहीं होना चाहिए। अगर तरीका स्टैंडर्ड होगा, देखिए यहाँ पर शिक्षण शास्त्रीय प्रविधि की बात की जाए, शिक्षण का विधि बताया जा रहा है, हम वो सिलेबस पढ़ेंगे जो स्टैंडर्ड है, जो पूछा जाता है, लेकिन तरीके जो है पढ़ाने के वो अलग होने चाहिए। इस चीज को परीक्षा केंद्रित होना चाहिए, बिल्कुल गलत बात है। परीक्षा केंद्रित फिलहाल के लिए आप देखोगे यहाँ पर बच्चों के लिए है, तो बच्चों के परीक्षा के लिए ही सिर्फ यहाँ पर तैयार नहीं करना, बाकी सारी चीजों के लिए आप लोगों को तो परीक्षा के लिए तैयार होना भाई, क्योंकि आपका परीक्षा के अलावा दूसरा कोई साथी नहीं है। व्यवहारवादी गलत है, सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक होना चाहिए, ठीक है। इस चीज में कंफ्यूज मत होना, मानकीकृत स्टैंडर्ड, देखो सब्जेक्ट जो है आपके लिए स्टैंडर्ड है, लेकिन यहाँ पर बच्चों के लिए स्टैंडर्ड फिक्स नहीं कर सकते ना, ठीक है। परीक्षा केंद्रित आपके लिए है, लेकिन बच्चों के लिए तो नहीं है ना। बच्चे परीक्षा केंद्रित पहले से हो जाएंगे तो डर जाएंगे। आप पढ़ना चाहते हो, नहीं मजबूरी में पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि आपको सिलेक्शन चाहिए, दाल रोटी खानी है तो पढ़ाई करनी है, इसलिए आप पढ़ रहे हो। नहीं तो अगर आपको नौकरी लग जाए तो आप कभी किताब ना छुओ, कभी वीडियो ना देखो यार। बात सिंपल सी है, आपको मजबूरी में ये चीजें करनी पड़ रही हैं, लेकिन बच्चा मजबूरी में नहीं करेगा, क्योंकि छोटा बच्चा, उसको किसी चीज के बारे में नहीं पता है, तो इसलिए उन सभी चीजों को ऐसे करना है जो कि सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक हो, बच्चा तभी सीखेगा। राइट आंसर, आंसर नंबर फर्स्ट। चलिए, इनमें से कौन सा अधिसंज्ञानात्मक कौशलों का भाग नहीं है। तो अधिसंज्ञानात्मक कौशल का कौन सा भाग नहीं है, योजना बनाना ज्ञान के लिए है। अगर आपके पास ज्ञान है
अगर आपके पास दिमाग है तो आप इस चीज को करेंगे। दिमाग को विकसित करने के लिए एक योजना बनानी पड़ेगी, मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी, टीचर को देखना पड़ेगा बार बार आपको कि वाकई में आपका लेवल क्या है, बढ़ रहा है कि नहीं। मूल्यांकन आपका करते रहना पड़ेगा। मॉक टेस्ट इसी को तो बोला जाता है। आप चाहें तो यहाँ पर जाकर के अपने क्वेश्चन को तलाश सकते हैं कि आपने 10 में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं। बहुत सारे सेट यहाँ पर अपलोड हो चुके हैं, जाकर के आप देख सकते हैं। कितने सही हैं कमेंट बॉक्स में वहां पर भी जरूर बताइएगा। तो मूल्यांकन अपने आप को करते रहना है। निष्क्रिय अनुसरण, अगर मैंने ये सारी चीजें बोली कि यहाँ से पढ़ लेना, आप लोग निष्क्रिय हो, कोई करना नहीं चाहता तो कोई दिक्कत नहीं है यार, मत करो, ये इच्छा आपकी है। क्योंकि इस तरीके से करने से आपका ज्ञान का कौशल जो है बढ़ेगा नहीं। तो जो नहीं बढ़ेगा, वो चीज पूछा गया है कि कौन सा नहीं है, तो ये वाला नहीं है, तो जो नहीं है वही यहाँ पर सही है। आंसर नंबर 4 राइट आंसर होगा। चलिए एक क्वेश्चन और है जिसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे। फटाफट मुलाकात करेंगे अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। चैनल को चाहे तो सब्सक्राइब करेंगे। कुछ सजेशन सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। 300 प्लस मैं कंप्लीट करवाऊंगा ही करवाऊंगा, निश्चिंत आप इस चीज को लेकर के रहेंगे।